हाँ, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले अभिषेक कुमार हैं, 58 मार्क्स आया है। और इसके बाद अजीत कुमार का भी 50 मार्क्स है। अमन कुमार का 100 आउट ऑफ 100 है। इसके बाद अंकित कुमार का बहुत बढ़िया है, 96 मार्क्स है। और आज 100 आउट ऑफ 100 दो लोग आए हैं। आशुतोष शर्मा का 98 मार्क्स है, 2 मार्क्स कम है 100 में। बहुत बढ़िया रहा है। और टीप रोशन का 66 नंबर है। इसके बाद एमडी फरहान अख्तर का 48 मार्क्स। फरहान अख्तर का 48 मार्क्स है। शहर आलम का 80 नंबर आया है, बहुत बढ़िया है। और प्रिंस कुमार का 50 नंबर। टुनू कुमार का 100 आउट ऑफ 100 है, 100 में 100 पहली बार प्राप्त किए हैं टुनू कुमार। क्वेश्चन थोड़े रिपीटेड थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। सेकेंड ईयर का देख लेंगे। सेकेंड ईयर में अंकुश कुमार 80 नंबर लाए हैं, दीपक कुमार 58 नंबर लाए हैं, हिमांशु कुमार 88 नंबर और संतोष मालाकार 70 नंबर। सेकेंड ईयर का परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग पेपर दे रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। चलिए इसमें देख लेते हैं जो जिनका परफॉर्मेंस खराब है, हम उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट ईयर का सबसे पहले करेंगे, कौन कौन है यहाँ पे। अभिषेक कुमार, हाँ अभिषेक कुमार का कर लेते हैं। अभिषेक कुमार, तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रहा है। प्रीवियस एग्जाम वाला सवाल सारे सॉल्यूशन करते हैं अभिषेक कुमार। आवाज जा रही है अभिषेक कुमार? जी सर। प्रीवियस एग्जाम वाला सवाल सोल्व करते हो रोज? जी हाँ, नहीं है, घर पर नहीं है। घर पे नहीं है से क्या मतलब है? तो हॉस्पिटल में थे, इसलिए तो नहीं कर रहा था। अच्छा, तो आए हैं पटना से, तो वही। चलिए कोई नहीं। अब क्या करना है कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सारा जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो होता है, जैसे आज जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट यहाँ से जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल का असेसमेंट करना है। उसमें देखना ये है कि कौन जी सा सवाल हमारा सही था और कौन सा सवाल गलत है, और गलत हुआ है तो किस वजह से हुआ, उसका सही आंसर क्या है, तो उसको ध्यान जी में सर। रखना है। सबसे पहला सवाल आपका सही है। कास्ट आयरन का बनाया जाता है, चाहे वो आपका मार्किंग ब्लॉक हो, सरफेस प्लेट हो या एंगल प्लेट हो, तो वो हम कास्ट आयरन का बनाते हैं। अगला है कि जो गलत तुमने लगाया है वो है कि एक्सटेंशन रोड किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का नहीं बनता है एक्सटेंशन रोड। एक्सटेंशन रोड जो है वो हमेशा स्टील का बनता है, या स्टेनलेस स्टील का बनता है, या हाई स्पीड स्टील का बनता है। जनरली स्टील का बनता है। एक्सटेंशन रोड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर में, इनसाइड माइक्रोमीटर में, इन सब माइक्रोमीटर में हम क्या करते हैं कि 0 से 25 mm वाले माइक्रोमीटर से अगर हमको 50 mm तक की गहराई मापनी होती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि 25 mm का एक्सटेंशन रोड लगा लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक्सटेंशन रोड काम आता है। चलिए अगला सवाल जो गलत किया है वो देख लेते हैं। ये सवाल सही है आपका। कंसेविक्टिव फाइल क्या कहलाता है? सर सर ये कैलिपर्स होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ था। हाँ, कैलिपर्स होता है जो माइल्ड स्टील का बना हुआ था, खाली स्टील है। खाली स्टील था ऑप्शन में? माइल्ड स्टील था ऑप्शन में। नहीं सर। कैलिपर्स माइल्ड स्टील का बना होता है, लेकिन शायद हो सकता है कि कैलिपर्स की टिप्स के बारे में नहीं बोल रहा है ना। कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील का ही बनता है कैलिपर। इसको जी सर। करेक्ट करेंगे, है ना। जी सर। और ऑप्शन यहाँ नहीं पे था अगर ये सर। पूछता कि ऑप्शन में लकड़ी, तांबा, पीतल और स्टील था, ऐसा था। जी,
तो देखो हाँ, तब जब ऐसे ऑप्शन तब थे, तो हाँ नियर देखो, बाय देखो तब तो अगर इस नियर तरह बाय से अगर स्टील ही ऑप्शन है होगा। तो उस हिसाब से स्टील आपका सही है, लेकिन आपका स्टील में पूछ ले कौन सा स्टील से बनता है, तो आपका सही आंसर माइल्ड स्टील होगा। माइल्ड स्टील। जी सर, जी। वो तो पता है। ध्यान ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखना है। जैसे इसमें अगर ऑप्शन में था लकड़ी था, तांबा था, टीन था और स्टील था, तो इस स्थिति में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। स्टील में बहुत सारे स्टील आते हैं जी ना, सर। स्टेनलेस स्टील हो गए, माइल्ड स्टील हो गए और बहुत सारे स्टील हो गए। तो इसमें आपका सही आंसर स्टील हो जाएगा। ऐसे अगर ऑप्शन में रहता कि कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील या नन ऑफ दीज, तो उस स्थिति में आपका सही आंसर क्या हो जाता? माइल्ड स्टील हो जाता। नन तो ऑफ डी। इसको ध्यान में रखना है। अगला है आपका कि कोर्स ब्लेड के टीथ, ये तो सवाल पिछले वाला है, सही है, लगाया भी है। अगला है चीजल का कटिंग एंगल, ये इसका तुमने जवाब नहीं दिया है। चिजलिंग का जो कटिंग एंगल कितना होता है, वो जनरल पर्पस के लिए जो चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। वैसे चिजलिंग का लिए एल्यूमिनियम पे चिजलिंग करने के लिए कटिंग एंगल हम लोग अलग रखते हैं, 35 डिग्री। 35 रखते हैं, या फिर किसी अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग तरह के एंगल रखते हैं, लेकिन जनरल पर्पस के लिए पूछे तो आप 60 डिग्री लगा के आएंगे। अगला है कि चिजलिंग का फोर्जिंग एंगल 40 डिग्री होता है। और चीजल की शेप कैसी होती है, तो पंचभुजाकार, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ये। और अगला जो सवाल जो गलत किया है वो ध्यान देना है। क्या है कि जेनी कैलिपर्स का नाम क्या है, तो हर्मोफाइट कैलिपर है, अलग नाम। इसमें इनमें सभी ऑप्शन लगा दिया है। एक एग्जाम में ऐसा था जिसमें इनमें से सभी आंसर भी था, तो वो समझ के इसने लगा दिया है, लेकिन देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद इनमें सभी से पे हम लोग जानेंगे। अगला जो सवाल गलत है वो है आपका कि टेपर टैप की चूड़ियां ग्राइंड होती हैं। तो टेपर टैप को सबसे हम लोग फर्स्ट टैप भी बोलते हैं, टेपर टैप बोलते हैं। उसकी 5 से 6 चूड़ियां ग्राइंड होती हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है टेपिंग करते टाइम इंटरनल होल में थ्रेड काटते टाइम सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट वाला जो टैप अलाइन करते हैं उसमें, या जो फर्स्ट वाला टैप से जो चूड़ी काटना प्रारंभ करते हैं, उसकी जो चूड़ियां होती हैं वो ज़्यादा टेपर की हुई रहती हैं, ताकि होल में अच्छे से अलाइन हो जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इस वजह से 5 या 6 चूड़ियां ग्राइंड की जाती हैं। अगला है ड्रिल चक में कितने सुराख होते हैं, तो 3 होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ये सारे सवाल में। अगला सवाल जो तुमने नहीं लगाया है वो है कि निम्नलिखित में से किस ताला जोड़ कैलिपर भी कहा जाता है। ताला जोड़ कैलिपर कहा जाता है, तो स्थानांतरण कैलिपर एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ताला जोड़। स्थानांतरण कैलिपर को हम लोग डिवाइडर भी बोल सकते हैं, डिवाइड। है ना। स्थानांतरण को डिवाइडर बोल सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड के प्रकार हैं, तो इसमें चयन ऑप्शन में दिए होंगे, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड, स्लैक बॉन्ड, तो ये सारे क्या है, बॉन्ड के प्रकार हैं, तो आपके सारे सही आंसर थे इसमें। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग प्रदान कौन करता है। तो हमने आपको बताया है कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है जिग और एक होता है फिक्चर। जिग क्या करता है कि जॉब्स को होल्ड तो करता ही करता है, साथ में टूल्स को लोकेट भी करता है, और उसको जॉब कहाँ पे आपका है उसको प्रदर्शित भी करता है, तो हमारा जिग हो जाएगा, है ना। गेज नहीं, गेज कैसे नहीं, गेज किसी हालत में नहीं हो सकता। गेज क्या है, एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, मेजरिंग नहीं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो गेज नहीं होगा। इसमें जॉब को प्रदर्शित करने की बात कर रहा है, तो उस स्थिति में आपका जिग ही आंसर होगा। अगला है आपका कि फ्लैट जॉब की चूड़ियां ग्राइंड होती हैं, तो प्लग टैप, प्लग टैप की बात कर रहा है, तो प्लग टैप में जो होता है आपका सबसे लास्ट जो टैप होता है, जैसे जनरली जो हम लोग हैंड टैप जो इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और सबसे लास्ट वाले टैप को हम लोग प्लग टैप बोलते हैं। तो प्लग टैप की जो चूड़ियां होती हैं वो ग्राइंड नहीं की होती हैं। फर्स्ट वाला जो टैप होता है उसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, सेकंड वाले को करते हैं, लास्ट वाले को नहीं करते हैं। अगला है कि बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह किया रहता है। तो बैरल पर जनरल पर्पस के लिए जो बैरल पे जो ग्रेजुएशन जो कटा रहता है मेजरिंग करने का, वो 0 से 10 तक का रहता है, mm में हो या फिर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर डिवाइड में बराबर किया हुआ हो, तो 0 से 10 के बीच में रहता है।
अगला है कि यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है। ये सरफेस ब्लॉक की बात कर रहा है। यूनिवर्सल मार्किंग के लिए जो ब्लॉक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके सरफेस पर जो नीचे की ओर जो होता है वो कौन सा आकार का होता है, तो हमारा वी आकार का होता है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला जो है कि रैचेट प्रेस क्या है, तो हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन है आपका रैचेट प्रेस। हाथ वाली ड्रिलिंग को रैचेट प्रेस करते हैं। और जनरली रैचेट प्रेस और किसको बोलते हैं, हर वैसा चीज जो आप किसी प्रकार का मैनुअली जो ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे ड्रिलिंग कर रहे हो या फिर कोई भी एक रोड है आपके पास और उसको किसी मटेरियल के अंदर उससे के सहारे से होल करना हो, जिसको हम मैनुअली हाथ से फोर्स लगा के कर रहे हो, चाहे टैप को भी, हैंड टैप को भी हम लोग रैचेट प्रेस में हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे भी क्या करते हैं, चूड़ी काटते हैं और हाथ द्वारा प्रेस दिया जाता है। तो हर वो चीज जिसको हम लोग अपने कंधे पे लगा के हाथ से जो उसको प्रेस करके कोई ऑपरेशन करते हैं, उसको हम लोग रैचेट प्रेस बोलते हैं। लेटर ड्रिल कितने होते हैं, तो आपको पता है लेटर कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। तो लेटर ड्रिल भी टोटल 26 होते हैं, ए से लेके जेड तक का। चलिए आगे बात करेंगे। सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का एंगल कितना होता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, तुम 45 डिग्री कैसे मार रहे हैं आप। हमने बताया आपको जनरल पर्पस के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे 3 प्रकार के पंच होते हैं। और प्रीक पंच होता है, डॉट पंच होता है और सेंटर पंच होता है। प्रीक पंच का हम लोग एंगल 30 डिग्री रखे हैं और डॉट पंच का 60 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये गलत नहीं होना चाहिए था ये सवाल। अभिषेक ध्यान देना है। सुनाई दे रहा है तुम्हें, आवाज जा रही है अभिषेक? जी सर, जी सर। चलिए आगे बात करेंगे। अगला है सवाल आपका कि स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच कट्टे होते हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा अधूरा टाइप का है। इसने ये नहीं बोला है कि किसके स्पिंडल पे, पार्टिकुलर किसी मशीन की बात नहीं की है, लेकिन जनरली इसने 40 आंसर दे रखा है। अगला है आपका कि सरफेस प्लेट पर आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है। तो इसमें 2 दिया हुआ होगा, जैसे एक आयताकार दिया होगा और एक आपका स्क्वायर दिया होगा, यानी चौकोर दिया होगा। तो आयताकार भी हो सकता है और स्क्वायर में भी हो सकता है, दोनों में हो सकते हैं। तो दोनों आंसर है आपका। लेकिन हाँ, बेलनाकार नहीं होगा, गोलाकार नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। या तो आयताकार होगा यानी कि रेक्टेंगुलर होगा, या स्क्वायर में होगा। बाकी सारे सवाल आपके सही है। ये सवाल तुमने नहीं लगाया, एक सवाल है 48 नंबर की, स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं घड़ी साज में, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे, सेकेंड ईयर के कुछ सवाल करेंगे हम लोग। इसमें और किसी को किसी सवाल में दिक्कत है तो बताइए, फर्स्ट ईयर के सवाल में किसी को कोई परेशानी है? नहीं सर। चलिए सेकेंड ईयर में हिमांशु आए हैं, संतोष कुमार आए हैं और अंकुश आया है। 3 लोग आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हिमांशु, संतोष और अंकुश आए हैं, तो हम आज संतोष का ही खोल लेते हैं। संतोष का मार्क्स कम है इन दोनों से। संतोष, संतोष खुद को अनम्यूट करो। जी सर। हाँ, आवाज जा रही है। कितने सवाल तुमने गलत किए? 15 सवाल तुमने टोटल गलत किए हैं, है ना? जी सर। तो वो 15 सवाल पे जोर देना है कि कहाँ पे गलती हो गया है। हम गलत जो सवाल है उसको हम लोग लेंगे, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देंगे। बाकी ऐसे किसी को पार्टिकुलर सवाल में कोई परेशानी है तो हमको बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की 2 विधियां हैं। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग हम लोग केस हार्डनिंग के लिए करते हैं। केस हार्डनिंग का प्रोसेस है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। अब आपका सवाल आएगा कि केस हार्डनिंग क्यों करते हैं। तो केस हार्डनिंग हम लोग करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपरी भाग को हार्ड करने के लिए, तो था केस हार्डनिंग। अगला सवाल जो हमारा है, जो आपने गलत किया है, कि एनेलिंग एक विधि है जिसमें स्टील के अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। तो
एनीलिंग में क्या करते हैं कि हम लोग राख से, रेत से क्या करते हैं, उसको ठंडा किया जाता है। तो जनरली ये पूछ रहा है कि उसकी ठंडा करने की विधि क्या है। तो राख और रेत से ढक कर हम लोग ये काम करते हैं। अगला है कि एक टूल को कठोरन के पश्चात यानी हार्ड करने के पश्चात उसे पुनः तप्त कर शीतल यानी कि ठंडा किया जाता है। पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है और फिर मजबूती प्राप्त की जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परिंग। अगला है कि एक मैकेनिकल डिवाइस में ऊर्जा संचय करता है यानी कि एनर्जी को स्टोर करता है, और जब विक्षेपित होता है और उस ऊर्जा के समतुल्य मात्रा जब मुक्त किया जाता है तो वापस करती है। मीन्स कि ऐसा एक मैकेनिकल यंत्र या यांत्रिक यंत्र या मैकेनिकल डिवाइस का नाम आपसे पूछ रहा है, जो क्या करता है, कोई भी जब उस पर फोर्स आती है तो उसको ऑब्जर्व करता है यानी स्टोर करता है, और जैसे ही फोर्स को रिलीज किया जाता है वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है, यानी कि पहले जैसा था वैसा आ जाता है। तो इसका आंसर तुमने कीवे किस हिसाब से लगाया है? कीवे क्या ऐसा करता है? किसी भी एनर्जी को स्टोर करता है वो? कीवे क्या करता है? कीवे सिर्फ कीवे का काम क्या है? टॉर्क को ट्रांसमिट करना। टॉर्क का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आपका एक ड्रिवन शाफ्ट है, एक ड्राइवर शाफ्ट है, तो ड्राइवर शाफ्ट जिस टॉर्क के साथ घूम रहा है, ड्राइवर शाफ्ट का टॉर्क जो है वो ड्रिवन शाफ्ट पे ट्रांसफर करना होता है ना। ये एनर्जी को सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, न कि पावर को स्टोर करता है और पावर को फिर पावर होने पर अपनी पुनःअवस्था पे, ऐसा नहीं। ऐसा सिर्फ वो पदार्थ कर सकते हैं जिसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जैसे आपका रबड़ हो गया, बॉल हो गया रबड़ वाला, उसमें क्या होता है, रबड़ को हम खींचते हैं तो उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज होती है, और जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो वापस आ जाती है। तो वैसे ही आपका स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग को जैसे आप दबाते होंगे तो वो दब जाता होगा, यानी कि आपने जितना फोर्स लगाया उन सारे फोर्स को क्या किया, उसने स्टोर कर लिया, और जैसे ही आप वहां से हाथ हटाएंगे, फोर्स रिलीज करेंगे, वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। अगला सवाल जो गलत किया है वो है कि किस थ्रेड के रूट और क्रेस्ट से मिलने से जो रेखा बनती है वह कहलाती है? सीधा सीधा कह रहा है कि क्रेस्ट जो आपका होता है, यानी किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग है ना, को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और रूट किसको बोलते हैं? सबसे निचली भाग को, चूड़ी कटा हुआ का सबसे निचली भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। तो इन दोनों को जो मिलने वाली जो सतह होती है उसको क्या बोलते हैं, है ना? तो उसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। तो टॉप कैसे बोल देंगे इसको? गलत जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कुछ सवाल। अगला सवाल जो गलत किया है संतोष, वो सवाल है आपका कि नकल थ्रेड किस आकार का होता है? तो ये सवाल में कैसे त्रिभुजाकार का कौन से हिसाब से मारे हो भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें नकल थ्रेड जनरल ही है, और तुम्हारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी नकल थ्रेड बनाने के लिए आता है। हमेशा हमेशा हर साल लगभग पूछा ही जाता है, किसी न किसी एक थ्रेड का तो पूछा ही जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इस थ्रेड का डायग्राम बनाइए। नकल थ्रेड आपका कैसा होता है? इस प्रकार से होता है नकल थ्रेड, इस प्रकार से। तो ये आपका त्रिभुजाकार दिख रहा है आपको। ये क्या होता है कि आधा सर्कल बनाता है इस प्रकार से, फिर नीचे से भी आधा सर्कल और ऊपर से भी आधा सर्कल, फिर नीचे से भी आधा सर्कल, फिर ऊपर से आधा। तो इसको हम लोग अर्धगोलाकार बोलते हैं, ना कि त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हम लोग किसको बोलते हैं? जो तीखा मोड़ के साथ इस प्रकार से बना हो, है ना, जैसे बाकी के आपके थ्रेड बने होते हैं। हाँ, इस प्रकार का उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुजाकार। तो ये नहीं होगा, तो आपका जो नकल थ्रेड है वो आपका अर्धगोलाकार होगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है? तो BSW चूड़ी तो ऐसे बहुत सारी बोल्ट में कटी होती है, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका इसमें सही आंसर आपका रैग बोल्ट है। रैग बोल्ट में BSW चूड़ी कटा होता है। वैसे जनरली जो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो आपका BSP होता है।
अगला सवाल जो गलत किए हैं संतोष, वो है आपका कि मशीन टूलों तथा उपकरणों के दैनिक नित्य मेंटेनेंस में कितने स्तर पर किया जा सकता है। तो सीधा सीधा कह रहा है कि किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करते हैं, टूल्स का मेंटेनेंस करते हैं, तो जनरली कितने स्तर पे किया जाता है, कितने स्टेज पे मेंटेनेंस किया जाता है। नित्य दिन की बात कर रहा है, मतलब रोज के अनुसार। तो रोज के अनुसार हम लोग 3 तरह के मेंटेनेंस करते हैं। एक तो आपका सबसे पहले जो आपका जो जनरल मेंटेनेंस होता है, सफाई उफाई वाला, जिसको हम लोग प्रिवेंट मेंटेनेंस कहते हैं। और एक होता है कि ब्रेकडाउन वाला मेंटेनेंस, जैसे कि आपका जैसे मशीन चालू करने से पहले आप देख लेते हैं कि करंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा इनपुट सही है कि नहीं, आउटपुट सही है कि नहीं, इसके बाद मशीन का मोटर सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बाद हमारा मशीन सारा सही कंडीशन में, ये सारे क्या है आपके मेंटेनेंस में आते हैं। तो जनरली 3। और मशीन चालू करने से पहले सफाई करते हैं हम लोग मशीन की, और मशीन चालू करने के बाद सफाई करते हैं। तो ये सारे मेंटेनेंस, तो जनरली जो 3 स्तर पे जो हम लोग करते हैं, ये वो नित्य दिन वाला मेंटेनेंस होता है, मीन्स उसको पर डे करना होता है। तो 3 तरह के होते हैं वो मेंटेनेंस। अगला है आपका कि यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो, तो आप किस स्पैनर को ले जाना चाहेंगे। सीधा सीधा ये सवाल है आपका कि आपको कहीं मेंटेनेंस के लिए आपको किसी ने बोला कि हमारे घर में मान लो कि कोई पाइप खराब हो गई है, कोई मशीन खराब हो गई है, और आपको सिर्फ एक ही स्पैनर लेके जाना है, या फिर आपके पास सिर्फ एक ही स्पैनर है, तो आप कौन सा ले जाएंगे। तो ऐसा आप स्पैनर ले जाएंगे जो हर तरह के बोल्ट को खोल दे, हर तरह के नट को खोल दे, जिसको एडजस्ट किया जा सके। तो आपका एडजस्टेबल रिंच हो जाएगा। उससे क्या है कि आप 12 नंबर का भी नट खोल सकते हैं, या 20 mm का भी नट खोल सकते हैं, 25 mm का भी नट खोल सकते हैं, अपना एडजस्ट करके। तो आपका एडजस्टेबल स्पैनर हो गया। एडजस्टेबल स्पैनर को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में, कि सलाई रिंच, है ना। तो इसको हम लोग सलाई रिंच भी बोलते हैं। तो ये सवाल तुम्हारे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए था, इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल जो गलत है वो है कि लो कार्बन स्टील को निम्नलिखित में से स्टील कहते हैं। तो लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए उसको हम लोग सॉफ्ट आयरन भी बोलते हैं या सॉफ्ट स्टील भी बोलते हैं। वो क्या होता है, लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ये सवाल आता है। तो जनरली जो छोटे छोटे पर्पस के लिए जो हम लोग पार्ट्स बनाते हैं, जैसे आपका माइल्ड स्टील का क्या बनता है, आपका ये बेंच वाइज का स्पिंडल बन गया, तो वो हमारा सॉफ्ट बनता है। इसके बाद है आपका कि जैसे स्क्राइबर पूछ रहे थे कि स्क्राइबर जो सॉरी हाँ स्क्राइबर किसका बनता है, तो आपका उस माइल्ड स्टील का बनता है। इसके बाद है आप जो जॉब बनाते हैं, जॉब सीखने के लिए, बोलिए गंदर कुमार कुछ कह रहे हैं क्या। स्क्राइबर माइल्ड स्टील का बनता है, हाई कार्बन स्टील। सॉरी हाई कार्बन स्टील। ऊपर वाला कौन सा सवाल था यार। कैलीपर तो सर कैलीपर, हाँ कैलीपर आपका बनता है माइल्ड स्टील का, और स्क्राइबर आपका बनता है हाई कार्बन स्टील का, और स्क्राइबर का जो टिप होता है वो हार्डन एंड टेपर किया जाता है। इसके बाद है आपका कि माइल्ड स्टील का जनरल जो हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग जो जॉब बनाते हैं, कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, जिस मटेरियल पे, वो आपका क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। तो लो कार्बन होता है उसमें, उसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं, उसमें आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम है। आपको पता होता है कि कार्बन की मात्रा जिसमें कम रहती है वो सॉफ्ट होता है, और कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती है वो उतना ही हार्ड होता है। चलिए अगला जो सवाल गलत किया है वो है आपका कि वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को नट वोल्टों को पकड़ने के लिए किया जाता है। सीधा सीधा आपका सवाल है कि अगर आपके पास कोई छोटा छोटा नट है, छोटा छोटा बोल्ट है, उसको पकड़ के उसको उसके दूसरी वाले भाग पे कुछ काम करना है, या फिर नट को ही खोलना है आपको, और आपके पास एक स्पैनर है ना। तो एक स्पैनर से जब आप खोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा बोल्ट ही मूव कर जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा प्लायर। आप किसी भी पेचकस से आप किसी स्क्रू को तो पकड़ सकते हैं, जिसमें पेचकस का स्लॉट दिया रहता है, उस स्क्रू को पकड़ सकते हैं, बाकी आप किसी नट को या किसी बोल्ट को आप लोग नहीं पकड़ सकते। तो इस वजह से सही आंसर आपका प्लायर हो जाएगा। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था।
अगला है आपका कि सेट स्पैनर के सिरे। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जितने तरह के भी स्पैनर होते हैं उसका जो सिरा जो हेड जो होता है वो जो उसका जो कोण जो होता है वो उसका होता है 15 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है कि स्टोक की पूरी लंबाई को स्थूल बनाने के लिए निम्न में से कहते हैं, तो अंतिम स्थूलन बोलते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका कि स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होती है। तो स्लेज हैमर का जो आपको पता है कि 5 केजी से ऊपर होता है वेट उसका, और स्लेज हैमर का इस्तेमाल हम लोग भारी कामों में करते हैं, जैसे फोर्जिंग वोर्जिंग में हम लोग करते हैं। तो उसका जो हैंडल का जो लेंथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसको हम लोग 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अगला सवाल है आपका कि हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का। हाँ बोलिए हिमांशु जी। सर हैमर के ऊपरी क्या था, ऊपर क्वेश्चन चला गया सर। हैमर के ऊपर और नीचे के पोस्ट बोलते हैं सर, पोस्ट। हैमर के ऊपरी भाग और पेन तथा निचले भाग को, फेस को। एक सेकेंड, थोड़ा वॉल्यूम कम है हमारे तरफ। 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन। हाँ ये वाला। अच्छा, हैमर का ऊपरी भाग को पेन तथा निचली भाग को फेस कहते हैं, तो इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं। तो उसको आई होल बोलते हैं। पोस्ट। आई होल बोलते हैं। आई होल पता है सर? हाँ, जिसमें लगा हैंडल लगाया जाता है, जिसमें हैंडल लगता है। ये क्या कह रहा है, आपका सवाल समझने की कोशिश कीजिए और इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करना है। पहले दिया हुआ है कि हैमर का ऊपरी भाग को पेन कहते हैं, ऊपरी भाग को पेन, इसके बाद निचली भाग को फेस बोलते हैं। तो कह रहा है बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मतलब बीच वाले भाग कहाँ, बीच वाला भाग क्या होता है। बीच वाले भाग में जहाँ पे आपका हैंडल इनलेट करता है, हैंडल असेंबल करते हैं, हैंडल को फिट करते हैं, उसकी बात करता है। उसको हम लोग आई होल बोलते हैं। उसको लिप्स भी कहते हैं ना सर। क्या उसको लिप्स कहते हैं ना। लीप बोलते हैं, पागल है क्या। चीक कहते हैं ना सर, जिस पर बदन का भार। आज हमारा साउंड कुछ कम आ रहा है, आप लोग का आवाज सही से आ नहीं पा रहा है। नहीं, इसने सीधा सीधा ये समझिए आप, हमारी आवाज सब तक जा रही है ना अच्छे से। यस सर। जी सर। हाँ, सीधा सीधा ये समझिए कि एक तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। बीच वाली भाग की बात कर रहा है, और बीच वाले भाग में बीचों बीच अगर बोले तो आपका आई होल ही होता है किसी भी प्रकार के हैमर में, चाहे वो प्लास्टिक वाला हैमर हो, स्लेज हैमर हो, बॉल पिन हैमर हो, क्रॉस हो या फिर स्ट्रेट हो, कोई भी हो। हर में जो हम लोग बीच वाला जो भाग होता है वो हमारा आई होल ही होता है, उसमें उसको हम लोग आई होल ही बोलते हैं, है ना। तो वो लगाना है। इसके अपेक्षा अगर कुछ आई होल अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो उसके अनुसार से आपको देखना है कि चीक है ऑप्शन में क्या है, उसके अनुसार से फिर आपको लगाना है। तो अभी तो आप आई होल ही लगाएंगे। चलिए आगे है कि हल्के कार्यों के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो हल्के कार्यों के लिए हम लोग वुड वाला हैमर का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी वाला का या फिर प्लास्टिक वाले का करते हैं। चलिए सॉफ्ट हैमर नहीं। आगे है आपका, ये तो सवाल सही लगाया है। और किसी सवाल हैमर लकड़ी वाला होता है ना, बोलिए। और ये सॉफ्ट हैमर तो लकड़ी वाला होता है ना। कोई जरूरी थोड़ी है सर। प्लास्टिक वाला हैमर, अरे प्लास्टिक वाला हैमर किस में आएगा। प्लास्टिक वाला हैमर किस में आएगा, जैसे लकड़ी वाला आ गया उसमें मैलेट हैमर में। हाँ पावर हैमर में आ गया जैसे कि 10 भारी वाले के लिए। हाँ, प्लास्टिक वाला हैमर को क्या बोलेंगे, किस नाम जानेंगे सर। सॉफ्ट हैमर में आएगा ना सर, सॉफ्ट हैमर में। सॉफ्ट हैमर में आ जाएगा। प्लास्टिक में वो लगा रहता है, रबड़ वाला। नहीं ऐसा नहीं है। देखो जैसे तुम कह रहे हो पावर हैमर बोल रहे हो या फिर जो भी है, पावर हैमर में हम लोग, पावर हैमर में कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा सा हैमर। पावर हैमर उसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल किसी पावर के द्वारा करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। पावर हैमर ऐसा नहीं है कि जो बड़ा वाला हैमर है उसको हम लोग पावर हैमर कह देंगे। पावर हैमर मतलब है बड़ा वाला हैमर तो ज्यादा, हाँ ज्यादा मशीन के द्वारा किस चीज चलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो उसको हम लोग पावर हैमर बोलते हैं। भारी काम के लिए। जिसको भारी कामों के लिए, भारी हैमर को उठाने के लिए और उस पर स्ट्रोक करने के लिए, यानी कि उस पर चोट मारने के लिए
हम लोग जहाँ पे भी पावर का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई देखिए, जैसा कोई आपके पास वही सर, हैमर है, प्लास्टिक वाला हैमर कितने आएगा? हाँ, प्लास्टिक वाला हैमर को हम लोग सॉफ्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी बुक में ये डिफाइंड नहीं किया हुआ है कि प्लास्टिक वाले हैमर को हम लोग इस वाले कैटेगरी में रखेंगे। प्लास्टिक हैमर को हम लोग सॉफ्ट वाला हैमर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैलेट वाले को भी हम लोग कह सकते हैं सॉफ्ट वाला। रबर वाले हैमर को भी सॉफ्ट वाला कह सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे हमारा जो पार्ट है उसको डैमेज होने से बचाना है। जैसे आपका कोई पार्ट्स है, जैसे आप बियरिंग को फिट कर रहे हैं किसी शाफ्ट में, तो उसमें अगर वहां पे आप अगर किसी मेटल वाले हैमर से, हार्ड स्टील वाले हैमर से अगर वहां पे चोट करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका बियरिंग में वियर टियर आ सकता है, मीन्स की टूट फूट हो सकती है ना। तो इस वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैलेट हैमर का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर प्लास्टिक हैमर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्या करता है कि उसमें फोर्स भी लगाता है, साथ साथ में उस बियरिंग को डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि बियरिंग जिस मटेरियल से बना है उसके अपेक्षा जो हमारा हैमर है वो काफी सॉफ्ट मटेरियल से बना है। तो हमारा चोट तो करेगा, पावर तो लगाएगा, लेकिन हमारा जो हैमर है वो उसी पे प्रभाव पड़ेगा उसका, ना कि उसके प्रभाव बियरिंग पे पड़ेगा, है ना। तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, हमारा बेयरिंग खराब भी नहीं हो जाएगा होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये चीज है। बाकी ऐसे प्लास्टिक हैमर को किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा है किसी बुक में या फिर कहीं पे भी। आप तो इसको हम लोग सॉफ्ट वाले कैटेगरी में रख सकते हैं प्लास्टिक हैमर को। और किसी सवाल में परेशानी? हिमांशु, कौन कौन से सवाल गलत हुए आपके? एक पेचकस का था सर, पेचकस का इस क्वेश्चन है। प्लायर वाला पेचकस वाला किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? पेचकस किस स्क्रू ड्राइव मटेरियल? सर, स्क्रू ड्राइव किस मटेरियल का बना रहता है? हाँ, तो क्या उसमें गलत हो गया वो सवाल? ऑप्शन था हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं था सर। ये सर कार्बन स्टील का होता है और एलॉय स्टील का होता है। कार्बन स्टील का एलॉय स्टील ऑप्शन में नहीं था? नहीं सर, और ना कार्बन स्टील। ऑप्शन में क्या क्या था? हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और कास्ट स्टील। एक और क्या था? चलिए देखते हैं उसको। कितना नंबर सवाल है, ध्यान में है? नहीं सर, आपको मैसेज करके भेज देंगे सर। हाँ, उसको भेजिएगा, एक बार देखेंगे। उसमें ऑप्शन में नहीं था तो ठीक है। इसके बाद है आपका, और किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। आप आज का जो स्कोर जो है काफी बच्चों का बहुत बढ़िया है। भले ही सवाल जो है वो कुछ सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के थोड़े थे, इजी लेवल के सवाल भी थे और कुछ रिपीटेड भी थे, तो लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। आज फीटर फर्स्ट ईयर में 2 लड़के जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, 100 में 100 लाए हैं। अमन कुमार और टुन्नू कुमार 2 लोग हैं, और बाकी जो बहुत बढ़िया, इसके बाद आपका आशुतोष शर्मा 98 मार्क्स लाए हैं, सिर्फ 2 नंबर का मैं। अंकित का बहुत बढ़िया रह गया है। देखिए इससे क्या होता है ना, एक दिन रिपीटेड करने से क्या होता है कि आपको आप पिछले प्रीवियस एग्जाम वाला सवाल कर रहे हैं कि नहीं। जो कर रहे हैं ना उनका रिजल्ट देखिए काफी बढ़िया है। अंकित का 96 है, आशुतोष का 98 है, टुन्नू तो 100 में 100 ले आया है। इसके बाद 80 है एमडी शहरे आलम का, 80 नंबर है। 58 नंबर अभिषेक का है। काफी बढ़िया रहा है, तो ये चीज अच्छा है। और किसी को कोई परेशानी है तो एक बार हमको बताइए। सर ऑफिस खुल गया? हाँ, ऑफिस खुल गया। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। 3 2 5 5 लोगों का जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब बोल सकते हैं।